हेलो दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया या इस प्रकार के और भी जो कई इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में भी इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज यही टॉपिक को कवर करूंगा, अर्थात इस चैप्टर के को ही आज हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण चैप्टर को देखेंगे। और ये जो होगा चैप्टर 1 का जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये वीडियो नंबर 1 होगा और ये पहला पार्ट होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इस संपूर्ण चैप्टर को कवर नहीं किया जा सकता है। अगर एक ही वीडियो में संपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि बच्चे को पढ़ने में बहुत बोरिंग महसूस होगा। इसलिए हम इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे, जिससे कम समय में और सही ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे, पढ़ने में बोरिंग नहीं होगी। इसलिए मैं पार्ट 1 में जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जो कि निम्नलिखित ऐसे बात हैं जो कि हमारे लिए इस चैप्टर में पढ़ना होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। और पॉइंट नंबर 3 जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज मैं इस चैप्टर में बस इसी 3 पॉइंट को बात करेंगे। यही 3 पॉइंट के बारे में जो है इस पार्ट में बात किया जाएगा, और पूर्णतः बिल्कुल गहराई से हम बात करेंगे, जिससे जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। और ये जो चैप्टर होगा वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग देखते हैं जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है
उसका जो क्वेश्चन आता है वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसीलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और तभी हम लोगों से जो है सारे क्वेश्चन बन पाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो देखिए आज हम पहले समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 1, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया। इस पॉइंट को आज हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है मैं इसको पहले देखूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हम कुछ बेसिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होगा। जैसे देखिए हम जो है अगर रूम टेम्परेचर पर अर्थात कमरे के ताप पर अगर दूध को हम खुले छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये दूध खराब हो जाता है, अर्थात फट जाता है। इससे जो है मतलब अजीब प्रकार की गंध आने लग जाती है। अब इसका कुछ कारण होगा। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो अगर हम यानी खाना पकाते हैं और जब खाना पकता है तो फिर खाना में भी जो है कुछ न कुछ उसके अवस्था में या उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम खाना पकाते हैं तो खाना का जो है यानी भोजन का जो बनना भी होता है ये भी कहीं न कहीं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही अपने स्थिति में परिवर्तन करता है। और अगर हम देखें अगर कोई लोहे की वस्तु बनी हुई है और उस लोहे की वस्तु को अगर हम कहीं रख देते हैं खुले वायु में तो नमी की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में देखते हैं कि उसके ऊपर भी क्या होता है यानी एक अलग रंग का उसके ऊपर एक अलग परत चढ़ने लग जाता है जो कि लाल भूरे रंग का होता है। अब उस लोहा का भी जो है खराब होना कहीं न कहीं कुछ अभिक्रिया के ही कारण होता होगा। इस प्रकार के और भी अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि हम अगर किसी अन्य धातु को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर भी क्या होता है कुछ न कुछ अलग रंग के जो है परत चढ़ जाते हैं, जो कि ये भी क्या किसी न किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाता है तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो उसके अवस्था में तो परिवर्तन करता ही करता है, साथ ही उसके गुण में भी बदलाव ला लेता है। यानी उसके गुण भी क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं और जब उसके गुण में एक बार परिवर्तन हो जाता है तो फिर से पुनः वो पहले वाले गुण में नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन। तो इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे परिभाषित करेंगे तो देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक पदार्थ स्वयं टूटता है या
एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक पदार्थ स्वयं टूट जाता है या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे कि मैं रासायनिक परिवर्तन में मैं पहले ही कह चुका हूं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका गुण पूर्णतः बदल जाता है। और जब एक बार नए गुण में ये अपने आप को बदलाव कर लिया, इसको पुनः फिर से पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर एक बार दूध खराब हो जाता है तो इस दूध को फिर से हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला पाते हैं। या फिर जैसे हम खाना पकाते हैं अर्थात भोजन बनाते हैं, जब ये भोजन एक बार बन जाता है तो पूरा फिर से जो है इस भोजन को पहली वाली जो भी रॉ मटेरियल रहता है हमारे पास, उस रॉ मटेरियल के रूप में नहीं बदल पाते हैं। तो ये भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए पहले क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए हम इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे देखिए हम जो है मैग्नीशियम रिबन को अगर हम खुले वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, उससे एक यानी बिल्कुल चमकीली लौ निकलती है जो कि क्या श्वेत रंग का होता है। अर्थात श्वेत रंग का जो है चमकीली लौ के साथ वो जलती है। तो जब वो मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वहां पर क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है चूर्ण बनता है। और जब ये जलता है तो जलने के दौरान जो है यानी ये बिल्कुल सफेद चमकीली लौ के साथ जलता है और बाद में जो है ये जल करके बिल्कुल राख बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, तो यानी सफेद होता है। और ये क्या मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या होता है, चूर्ण होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम्पल में मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए सोडियम धातु को खुले वायु में
रखने पर स्वतः जल जाना, ये क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। या हम तीसरा कह सकते हैं, जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब इस सब का सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी यहाँ जो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन का जलाना, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और ये भी क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक वैसे ही अगर हम सोडियम धातु को खुले वायु में जलाते हैं तो ये भी क्या होता है? स्वतः जल जाता है, अर्थात यहाँ पर भी क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक वैसे ही जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे देखने को मिलता है। अगर हम लोहे को देखिए 4 नंबर में, अगर हम लोहे को खुले वायु में छोड़ते हैं तो नमी की उपस्थिति में इसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक अतिरिक्त परत चढ़ जाता है। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है, जो कि हम जो है बिल्कुल आए दिन देखते रहते हैं। अब यही जो है, अगर हम लोहे की ग्रिल बनाते हैं या फिर लोहे का गेट बनाते हैं तो हम उसको खराब होने से बचाने के लिए, अर्थात संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको जो है रंग या पेंट करते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है यानी ग्रीज या मोबिल का लेप चढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या होता है? तो सुरक्षित बचा हुआ रहता है। नहीं तो अगर हम उसको खुले वायु में वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया के ही कारण क्या हो जाता है? तो खराब हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो है जंग लग जाता है और वो धीरे धीरे यानी नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको उसके ऊपर जो है या तो रंग या पेंट कर देते हैं, नहीं तो ग्रीज या मोबिल का लेप चढ़ा देते हैं। तो ये सब जो है हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया था। तो इस प्रकार के ढेर सारे अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मुझे पता है कि आप जरूर इस पॉइंट को सीख गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब देखिए, ये जो है अगर देखेंगे तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना होता है। तो ये भी जो है 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा कि अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, क्या कर सकते हैं?
मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद पूछा जा सकता है सोडियम धातु को खुले वायु में रखा जाता है तो क्या स्वतः जल जाता है। जिससे जलने के बाद क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि सोडियम धातु को हम खुले वायु में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको अगर हम भंडारित करते हैं तो कहाँ भंडारित करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। यानी सोडियम को हम लोग जो है केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसलिए कि वो खुद स्वतः जल न जाए, अर्थात वो सही ढंग से बचा हुआ रहे। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि सोडियम को जलने से बचाने के लिए कहाँ पर भंडारित किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट देखेंगे, रासायनिक समीकरण। अगला पॉइंट जो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। देखिए अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको हम जो है देखेंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये जो है रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब पीछे जो हम देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, तो एक चीज यहाँ ध्यान दे दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीज आता है। एक आता है अभिकारक, एक आता है अभिकारक जिसको तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है, और एक आता है उत्पाद, एक आता है उत्पाद जिसको तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब जो है अभिकारक और उत्पाद जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, तो इस अभिकारक और इस उत्पाद को हम जनरली क्या करते हैं, शॉर्ट रूप में लिखते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो है जो पदार्थ भाग लेता है और जो जो क्रियाएं संपन्न होती है, तो इसको हम अगर बताएंगे तो बताने में ज्यादा समय लगेगा, उसके साथ जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस चीज को क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए क्या किया जाता है, इस अभिकारक और उत्पाद को एक शब्द में बदल दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण के ही अंतर्गत एक और शब्द हम कह सकते हैं, आ सकता है शब्द समीकरण। यानी ये जो है शब्द समीकरण आ जाता है, जो एनसीईआरटी में बात की गई है शब्द समीकरण के बारे में। अब ये क्या होता है, पहले हम रासायनिक समीकरण जानने से पहले हम शब्द समीकरण जान लेते हैं कि ये क्या हो जाता है, शब्द समीकरण। अब देखिए जैसे हम बात किए थे पिछले एग्जाम्पल में, जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब ये एक लैंग्वेज रूप में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम शब्द से दिखाएंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसको जला रहे थे तो यहाँ हीट का सिंबल दे देंगे। तो क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में उष्मा मिला था। अब यहाँ पर जो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बनकर के क्या तैयार हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में उष्मा। तो ये जो है ये क्या है, शब्द समीकरण है।
क्योंकि अभिक्रिया में हम बताए थे कि जब हम कार्बन को वायु की उपस्थिति, यानी वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी, यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, प्लस में उष्मा भी मिलता है। ये एक अभिक्रिया था और इस बड़े भाषा को जो है हम क्या किए हैं, शब्द के रूप में प्रकट कर दिए हैं, शब्द के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। इसको हम क्या कर दिए हैं, शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, शब्द समीकरण। अब अगर हम इसको भी और आसान कर लें, वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया का ही छोटा रूप है शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण को भी छोटा किया जा सकता है, जिससे क्या आएगा, ये जो है रासायनिक समीकरण आएगा। अगर शब्द समीकरण को भी छोटा कर देंगे तब क्या बन जाएगा, ये जो है रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब वो कैसे, तो देखिए ये कार्बन है, हम इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे, अर्थात कार्बन को सिंबॉलिक रूप क्या होता है, सी होता है। फिर ये देखिए ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन का भी क्या है, सिंबॉलिक रूप होता है, जो क्या हो गया, O2 हो गया। और जब ये हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबॉलिक रूप क्या हो जाता है, CO2, और प्लस में क्या हो गया, हीट। अब ये जो है अभिक्रिया का शॉर्ट रूप, और उससे भी शॉर्ट रूप क्या हो गया, ये। तो हम इसी को क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण। यही क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण, यानी इसी को हम क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप शब्द समीकरण हो गया, और शब्द समीकरण का भी छोटा रूप क्या हो गया है, ये रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, सबसे छोटा रूप होता है। अब रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ये भी जो है यानी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मैं इसको ही परिभाषित कर देता हूं। अब देखिए रासायनिक समीकरण, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, तो रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले
पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। आगे समझ में, बिल्कुल ये जो है आसान परिभाषा है, इसको हम और भी शॉर्ट कह सकते हैं, या अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से निरूपण ही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में पीछे तो देखे ही, और भी आगे कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, और क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। बना लिया। अब ये इसको हम क्या कह देंगे, ये जो हो गया अपना, ये हो गया है शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, ये हो गया शब्द समीकरण। ये भी तो समीकरण ही है, लेकिन क्या है, शब्द समीकरण है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो हम संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। जैसे सोडियम के लिए संकेत क्या उपयोग में लाते हैं, Na प्लस क्लोरीन गैस, ये एक अणु है, इसके लिए क्या लाते हैं, Cl2। अब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, और इसके लिए क्या आ गया, रासायनिक फार्मूला NaCl। तब ये जो है, इसी को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, ये क्या हो गया अपना रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज को देखना होता है। अब ये महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो सोडियम जो है, ये किस अवस्था में है, यानी इसके अवस्था को भी दिखाना होता है। यानी रासायनिक समीकरण में केवल सूत्र और संकेत को लिख देने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उसमें उसकी अवस्था को भी दिखाया जाता है, अर्थात वो जो है किस प्रकार का है, इसको भी दिखाना होता है। वैसे हम इसको जनरली नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर पूर्णतः रासायनिक समीकरण की बात कहा जाएगा तो हम उसको मतलब किस अवस्था में है उसको भी सांकेतिक रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे देखिए, सोडियम, अब ये एक धातु है जो कि किस अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में रहता है, यानी ठोस रहता है। अब देखिए, ये क्लोरीन है, अब ये किस अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हैं क्लोरीन गैस है, ये किस अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में। अब बनके तैयार हुआ है सोडियम क्लोराइड, और जब ये सोडियम क्लोराइड बना है, ये भी क्या रहता है, तो ठोस फॉर्म रूप में ही रहता है, सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। इस प्रकार से सोडियम भी ठोस रूप में रहता है, क्लोरीन गैस के रूप में रहेगा। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा, क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, जो किस अवस्था में आ जाता है, सॉलिड रूप में ही आ जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया।
अब देखिए इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे HCl, क्या है ये? अम्ल है। HCl अम्ल, जो कि ये क्या द्रव रूप में रहता है, प्लस में जो है इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर लेते हैं, NaOH। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड रूप में रहता है, ये ठोस रूप में रहता है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, NaCl। अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये बना लिया जल। जब ये जल बना लेता है तब ये क्या हो गया, फिर ये लिक्विड रूप में हो गया, और ये फिर क्या होता है, सॉलिड रूप में रहता है, यानी ठोस रूप में रहता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस से कराई जाती है तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी ठोस रूप में, और जल बनकर तैयार हो जाता है किस रूप में, द्रव रूप में। इस प्रकार से जो है ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण जो होता है वो अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से निरूपण है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से निरूपण है, जिसको हम इस प्रकार से क्या, पहले शब्द समीकरण ले लिए हैं और उसको क्या संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिए हैं, तो क्या बन गया है, रासायनिक समीकरण बन गया है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो है वो कुछ और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट अपना क्या आता है। तो रासायनिक समीकरण को जो है मतलब दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक को कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कुल मिलाकर के हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी क्लास 9th में जो है पढ़ने को मिला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, अर्थात उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं वो रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो गलत माना जाएगा। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है रासायनिक समीकरण है, इसमें जो हम देख रहे हैं सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का दो परमाणु है, और जब यहाँ पर NaCl बना है, इस NaCl में सोडियम का तो एक ही परमाणु है, प्लस में क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है। यानी अभिकारक में, ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक में क्लोरीन का दो परमाणु है, और ये जो उत्पाद बन के आया है इसमें क्लोरीन का एक परमाणु है, अर्थात क्लोरीन का एक परमाणु कहीं गायब हो गया है। अगर हम देखेंगे कुल द्रव्यमान तो समान नहीं होगा, जैसे कि हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम का जो होता है द्रव्यमान संख्या 23 होता है, और ये दो परमाणु Cl2 है, मतलब दो परमाणु क्या है, क्लोरीन का है। तो 2 गुने 1 क्लोरीन का होता है 35.5। अब इसको अगर हम हल करके देखेंगे तो 23 प्लस ये हो जाएगा 71, हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 1 4 7 2 यानी 94 आ जाएगा। 3 1 4 7 94 ये आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5। अब हल करेंगे इसका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, 58.5 आ जाता है।
यहाँ जो आया था वो 94 ग्राम आया था, और यहाँ कितना आ रहा है 58.5 ग्राम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 94 ग्राम और यहाँ पर 58.5 ग्राम, यानी अभिकारक के रूप में जो पदार्थ लिया गया है उसका कुल द्रव्यमान कितना है, ये जो है 94 ग्राम है, और उत्पाद जो बना है इसका कितना है 58.5 ग्राम है। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें रासायनिक समीकरण को ही आसान तरीके से मतलब क्या समीकरण को संतुलित करने का कई तरीका बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। और यहाँ पर हम कर देते हैं, फिर भी कुछ बता देंगे, लेकिन वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बाद में लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ सोडियम का एक परमाणु है, यहाँ भी एक है, तो कुल मिलाकर के ये सही है, लेकिन क्लोरीन का यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ पर क्या है 1 परमाणु है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा संख्या मतलब या एक्स्ट्रा अंक का उपयोग करते हैं वो किसी भी तत्व या सूत्र के आगे नहीं करते हैं, यानी उसको क्या हम पहले करते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन का 1 परमाणु है, इसको हम इसके बराबर करने के लिए 2 करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा। अब हम जब सोडियम क्लोराइड में 2 से गुना कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन का तो 2 परमाणु हो गया, प्लस में सोडियम का भी 2 परमाणु हो गया, लेकिन यहाँ पर अभिकारक में सोडियम का कितना परमाणु है, 1 ही परमाणु है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो गया, 2 परमाणु सोडियम का हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी क्या हो गया 2 परमाणु सोडियम का, फिर 2 परमाणु क्लोरीन का यहाँ हो गया, और 2 परमाणु क्लोरीन का यहाँ भी हो गया। इस प्रकार से अब ये क्या हो गया, तो समीकरण संतुलित हो गया। अब एक बार हम फिर से चेक करके देख लेते हैं कि क्या दोनों तरफ मतलब क्या अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान ये बराबर है या नहीं। तो देखिए 2 गुने ये हो जाएगा 23, क्योंकि 1 परमाणु सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होता है, यहाँ पर 2 परमाणु है इसलिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, प्लस फिर यहाँ पर 2 परमाणु क्लोरीन है और 1 परमाणु क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 35.5 होता है। तो 1 परमाणु क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है, 2 परमाणु था इसलिए क्या किए 2 से गुना किए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी 46। और जब इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। और जब इसको हम देखेंगे हल करके तो कितना आ जाएगा 6 1 7 7 4 11, यानी 117, 6 1 7 7 4 117, ये हो कितना ग्राम, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, तो ये 2 जो है सोडियम के लिए भी है और 2 क्लोरीन के लिए भी है। पहले तो हम सोडियम की बात कर लेते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 गुने, अब एक अणु NaCl का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो हम पीछे ही देख चुके थे, ये हो जाता है 58 कितना, तो 5, क्या हो जाता है 58.5 ग्राम। अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0 बच गया, 1 2 16 1 17 और 5 10 1 11। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी 117.0 ग्राम, यहाँ भी कितना आ गया है 117 ग्राम। मतलब अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ क्या हो गया समान हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये क्या हो गया, अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या हो गया, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये था अपना मतलब रासायनिक समीकरण के बारे में कहानी। तो मुझे आशा है कि आप अवश्य जो है रासायनिक समीकरण को समझ चुके होंगे, रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। इस प्रकार से हम जो है आज 2 पॉइंट पर बात किए हैं। अब जो है एक पॉइंट और बचा हुआ है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और देखिए आज हम जो है जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया
कितना प्रकार के होते हैं, और इसको भी जो है अलग अलग प्रकार को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाएगा। अब देखिए नया पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, तो हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जो कि इस वीडियो में भी हम पूरा नहीं बता पाएंगे। कुछ पार्ट बच जाएगा जो कि दूसरे पार्ट में हम लाएंगे। तो देखिए फिर भी कुछ हम बता देते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम एक कह सकते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसी का अन्य नाम है योगशील रासायनिक अभिक्रिया। योगशील रासायनिक अभिक्रिया, इसी का भी और भी अन्य नाम है संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, ये सब का सब एक ही है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहिए या योगशील रासायनिक अभिक्रिया कहिए या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहिए, ये सब का सब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा प्रकार जो हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसका भी अन्य नाम होगा अपघटन। अपघटन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, इतना ही नहीं इसके अलावा भी होगा तीसरा। अब ये जो हो जाएगा अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के बाद कर सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, आगे हो जाएगा आगे हम कह सकते हैं अवकरण। अवकरण रासायनिक अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा हो जाएगा रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। छठा हो जाएगा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। सातवां हो जाएगा ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से
8वां हो जाएगा। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। 9वां हो जाएगा। नौवां का क्या कर सकते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। 10वां कह सकते हैं अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से कुछ और भी हैं जो कि अलग अलग प्रकार में आते हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो आज मैं बस यही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को ही लिख करके छोड़ दिए हैं। इसको हम परिभाषित करेंगे अगले वीडियो में। तो आप इस वीडियो को तो पूरा देख ही लिए हैं, और अब जो नया वीडियो आएगा उसको भी पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें यही सब पॉइंट को हम एग्जाम्पल के साथ परिभाषित करेंगे, समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तो बताइए कि आज जो ये वीडियो बनाया हूँ ये आपको कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर ये अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस फ्री क्लास को जो है आनंदमय ढंग से अपना इस चैनल से पढ़ाई कीजिए और अपने ज्ञान को